हमारी आज की कहानी है स्त्री की उम्मीद। बहुत दिनों बाद कबीर के भजन सुनाने वाला फकीर आया था। भजन आरंभ करने के बाद वह आगे सुना रहा था। मैया महा ठगनी हम जानी, विष्णु के संग लक्ष्मी बैठी, भोला संग भवानी। सुनते हुए मैं सोच रही थी, प्रकृति ने स्त्री के साथ कैसा अन्याय किया है कि स्त्री की कोई जाति ही नहीं होती। वह विष्णु के संग लक्ष्मी कहलाती है तो भस्म रवाने वाले शंकर जी के साथ भवानी। जानी नारी पुरुष की जाति की हो जाती है, उसकी जाति का लय हो जाता है पुरुष में। मैं इसी विचार में डूबी थी कि मेरी सहपाठी रानी वर्मा अचानक मेरे घर आ पहुंची। आते ही वह हर बार की तरह अपने अंदाज में बोली, हाय विजया, तेरे रूप में इतना नशा भरा है कि तुझे देखते ही अच्छे अच्छे आहें भरने लगते हैं। मैंने उसे प्यार से डांटा। बिना सिर पैर की बातें हाँकती रहती है, गणित जैसे विषय से तूने जाने कैसे एमएससी कर लिया। उसने मेरी बात सुनकर आश्चर्य का अभिनय किया। मेरी बात बिना सिर पैर की? अरे सच में तुझ में इतनी मिठास भरी है कि कोई तुझे देखकर गोलगप्पे की तरह मुंह में धर लेगा और तू उसे तृप्त कर खूब आनंद में डूब जाएगी। मैंने उसे झिड़का, मैं ऐसी नहीं हूं, ये तो तेरे ही चाल चलन है। मैथ्स के सवाल लगाते लगाते तूने उस गोल मटोल प्रोफेसर को तूने अपने चंगुल में फंसा लिया। तू अपना ब्याह उसी से क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर वह गंभीर होकर बोली, उससे मेरा मोह भंग हो गया है। एक बार मैं उसके घर गई थी, उसकी माताजी किसी बात को लेकर मुझे सुनाकर कह रही थी, औरत तो आदमी के पैर की जूती है, आदमी जब चाहे इसे बदल कर पहन ले। उसकी माँ के ऐसे प्रवचन सुनकर मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लगी थी। तू ही बता, ऐसे परिवार में ब्याह करके कौन सी लड़की सुखी रह पाएगी? मैंने कहा, तू तो खुद ही समझदार है, अपने पापा को व्यर्थ ही कष्ट दे रही है, खुद ही अपने लिए वर ढूंढ ले। वह बोली, और तेरे पापा तो चुपचाप बैठे होंगे, तेरे लिए शैल शबीले दूल्हे की तलाश नहीं कर रहे होंगे, किंतु तेरी निगाहें तो बहुत ही पैनी हैं, खुद अपने लिए किसी को तलाश लेंगी। मैंने कहा, मुझे ब्याह की जरूरत नहीं, मुझे पुरुष जाति के आचरण अच्छे नहीं लगते। आश्चर्य, तेरे विचार आज तक नहीं बदले। पापा मम्मी का कहना मान ले, क्यों बुढ़ापे में उनकी किरकिरी कराने पर तुली है? तुझे सभी में अवगुण ही नजर आते हैं। तू एक बात और सोच, आजकल स्त्रियों का अनुपात घटता जा रहा है और तुम्हारी ऐसी सोच। ऐसे में वर की तलाश में लड़कियों के ब्याह की उम्र निकल जाती है। रानी वर्मा की ये कड़वी बातें सुनकर ऐसा पहली बार हुआ कि मैं चुप रह गई। लगा कि शायद ये सच ही कह रही है। उधर पापा मम्मी की उदास नजरें मुझे खल रही थी। यकायक लगा कि मैंने शादी ना करने का निर्णय लेकर अच्छा नहीं किया। मैं भी कैसी हूँ जो सृष्टि के नियम का बहिष्कार कर रही हूँ। एक दिन मैंने मम्मी से कह ही दिया कि आप मेरे ब्याह की बात कहती हैं तो जहाँ चाहे मेरा रिश्ता कर दीजिए, लेकिन जिससे भी ब्याह करे मैं भी उसे देखना परखना चाहूंगी कि मैं उसके साथ जीवन यापन कर भी पाऊंगी या नहीं। मम्मी चकित होकर मेरी बात सुन रही थी। वे तुरंत तैयार हो गई। उन्हें लगा कि चलो कैसे भी करके सिर चढ़ी लड़की से पिंड तो छूटे। वर की तलाश की जाने लगी। इन्हीं दिनों एक संस्कृत के प्रोफेसर मुझे देखने के लिए आए। मम्मी ने मुझे तमाम हिदायतें दे डाली। मैं चाय की ट्रे लेकर उनके पास गई। वे एकटक मुझे देखते ही रह गए। मैंने उनकी टकटकी वाले दृष्टिकोण को बदलने के लिए कहा कि मैं मैथ्स में एमएससी हूँ। जी मुझे ज्ञात है, उन्होंने उत्तर दिया। आपके जीवन का निर्वाह गणित वाले विषय के साथ हो पाएगा? मैंने प्रश्न किया। वे बोले, ये तो आपके लिए सोचने का विषय है, क्या आप संस्कृत के आचार्य के साथ जीवन यापन कर पाएंगी? मैंने कहा, यही तो इस देश की नारी का दुर्भाग्य है, उन्हें पति परमेश्वर के अनुसार ढलने के लिए विवश किया जाता है। वे बोले, नारी का ढलना पारिवारिक जीवन की आधारशिला है। मैंने उत्तर दिया, हमारे लिए आप लोगों के पास केवल सिद्धांत है, हम नारियों को तो विवश होकर जीवन यापन करना पड़ता है। ये सुनकर वह बोला, आपकी दार्शनिक बातें सुनकर रूप और ज्ञान का पारखी वह प्रोफेसर आपसे विवाह करने के लिए उद्धत है, लेकिन मैं इस गणित के सवाल को हल करने में असमर्थ हूँ। फिर मेरा उत्तर आपको मिल ही गया है। ये सुनकर वह उठकर चला गया। जाते जाते पापा से कह गया कि मुझे गणित के विषय की लड़की नहीं चाहिए। यों सांप का सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मम्मी पापा पहले तो कुछ चकित से हुए कि मना क्यों कर गया लड़का, फिर शांत हो गए। वे इस वजह से नाराज नहीं हुए कि उन्हें लगा होगा कि शायद संस्कृत और मैथ्स विषय की परस्पर विरोधी प्रवृत्ति सुनकर लड़का मना कर गया होगा। वे दोनों चुप रह गए। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं सोचने लगी, कहीं इस लड़के को अस्वीकार करके मैं गच्चा तो नहीं खा गई। प्रत्येक मनुष्य की मनोवृत्ति की भिन्नता की तरह अध्ययन के विषय संस्कृत और मैथ्स का भिन्न होना कोई मायने नहीं रखता। फिर इतने कम समय में मैं उसके स्वभाव को मैं कैसे समझ पाती? इससे अच्छा रिश्ता जीवन में कभी मिल भी पाएगा या नहीं? मैं लंबे समय तक इसी ऊहापोह में बनी रही।
इन्हीं दिनों पापा जी के प्रयास से एक MBBS डॉक्टर मुझे देखने के लिए आया। मेरे सामने पड़ते ही बोला, हाय विजया जी। मुझे भी कहना पड़ा कि हाय कैसे हैं। वह बोला, फाइन। मैंने उनके मन की बात जानने के लिए पूछा, मेरे खर्चे बहुत हाई फाई हैं, मेरे साथ आपकी गुजर हो पाएगी? उसने उत्तर दिया, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपको इस डॉक्टर की आमदनी का अंदाजा नहीं है, वेतन के अतिरिक्त मरीज फीस भी देकर जाता है। मैंने कहा, डॉक्टर में तो सेवा भाव होना चाहिए। वह बोला, ये सब कहने सुनने में आदर्श की बातें हैं। मैंने जोश में आकर कह दिया कि फिर तो तुम डॉक्टर नहीं मरीज के कातिल हो। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। जाते जाते पापा जी से कह गया, आपकी लड़की को जैसा लड़का चाहिए मैं वैसा नहीं हूँ। पापा जी गुस्से में पास आकर डांटते हुए बोले, तुझे ब्याह नहीं करना है तो ना कर, कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ले, जिससे खाली दिमाग शैतान का घर तो ना रहेगा। मुझे भी लगा कि पापा जी ठीक कह रहे हैं, उसे कातिल कहकर उसका अपमान तो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये बात कहने में उसके समक्ष मैं बड़ी सिद्धांतवादी बन गई थी। अरे मुझे जच नहीं रहा था, प्रोफेसर साहब की तरह प्यार से समझा देती जिससे पापा जी भी नाराज नहीं होते। अब इस तरह जीवन किसके भरोसे चलेगा? जब विद्रोह ही कर रही हूं तो अपने पैरों पर खड़े होकर करूं, किसी के आश्रित रहकर जीवन जीना ठीक नहीं। ये सोचकर मैंने नगर के पब्लिक स्कूलों में चक्कर लगाए। राधे राधे पब्लिक हाई स्कूल में गणित विषय में MSc होने के कारण नौकरी मिल गई। मैं विद्यालय जाने लगी। विद्यालय की दीवार से लगा हुआ हमारी बुआ जी का घर था। बुआ की मृत्यु को कुछ दिनों बाद ही फूफा जी ने दूसरा ब्याह कर लिया था। ये बुआ जी भी मुझे बहुत प्यार देती हैं। इंटरवल के समय मैं उनकी लड़की कृष्णा से मिलने गई। वहां मेरी क्लासमेट रानी वर्मा पहले से ही बैठी थी। मुझे देखते ही कृष्णा को सुनाकर बोली, यार विजय, तेरी तो बड़ी लंबी उम्र है, हम तेरी ही बातें कर रहे थे। मैंने आश्चर्य से पूछा, मेरी बातें? हाँ यार, तेरी बातें, कि यही तू पढ़ने लिखने में बड़ी इंटेलिजेंट थी, बड़ा अच्छा स्वभाव था, सभी से हंसकर बोलना, किंतु अब तुझे जाने क्या हो गया है? मैंने झट से पूछा, अब मुझे क्या हो गया है, बोल। वह बोली कि मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। इसके बाद मैं कृष्णा और रानी से इधर उधर की बातें करने लगी। कृष्णा अपने किराएदार की प्रशंसा करने लगी कि हमारा किराएदार बड़ा अच्छा लड़का है, उम्र में तो मुझसे बड़ा है, किंतु दीदी कहकर बुलाता है। रानी ने कहा कि वह तो FCI में अधिकारी है। कृष्णा बोली, वही तो, इतना बड़ा अधिकारी होने पर भी उसमें घमंड नाम की चीज नहीं है। मैंने पूछा कि क्या नाम है उसका? प्रकाश। रानी को मजाक सूझा, किसका प्रकाश, बल्ब का या ट्यूबलाइट का? तो कृष्णा झट से बोली, नहीं, CFL का। अरे फिर तो बहुत ही अच्छा है, रानी ने आश्चर्य व्यक्त किया। कृष्णा बोली, लो वह आ गया, चलो तुम दोनों को अपने भाई से मिलवा दूं। हम उसके कमरे में पहुंच गई। कृष्णा ने मेरा परिचय दिया, ये मेरे मामा जी की लड़की विजय मैथ्स में MSc है। रानी का परिचय तो मैं आपसे पहले ही करा चुकी हूँ। ये सुनकर वह नम्रता व्यक्त करते हुए बोला, मैथ्स में MSc तो मैं भी हूँ, किंतु अब तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, कहते हुए गैस पर चाय की केतली चढ़ा दी। ये देखकर रानी बोली, लो कृष्णा, तुम्हारे भैया तो बड़े समझदार हैं, देखो चाय बनाने लगे। प्रकाश बोला, मुझे चाय पीनी है, आप लोग साथ देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, अकेले में चाय पीने में मजा नहीं आता। तो मैंने कहा, भाभी जी को क्यों नहीं ले आते? प्रकाश ने उत्तर दिया, हम यहाँ प्रदेश में हैं, वहाँ वाले इतनी दूर अपनी लड़की का हमसे ब्याह नहीं करना चाहते, और यहाँ के लोगों के लिए हम परदेसी हैं। तो कृष्णा चहकी, आप हमें तो परदेसी नहीं लगते। उसने उत्तर दिया, ये आपकी महानता है। रानी बोली, कृष्णा आपकी दीदी है और हम। वह बोला, आप हमारी दीदी की सहेली हैं, चाहे तो आप हमारी मित्र बन सकती हैं। रानी के मुंह से निकल गया, आप उम्र में हमसे बड़े हैं तो हमारा नाम लें। वह बोला, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। चाय बन चुकी थी। वह हमें चाय के प्याले देते हुए बोला, आज आप लोगों के ऐसे चरण पड़े तो ये घर पवित्र हो गया। मुझे लगा चापलूस कैसी खुशामद कर रहा है। फिर तत्क्षण मैं ये सोचकर अपने को धिक्कारा कि वह हमें प्रेम से चाय पिला रहा है, हम हैं कि इसमें भी उसका दोष देख रहे हैं। मुझे तो हर किसी में दोष ही दिखाई देते हैं। ये सोचते हुए मैंने उसके चेहरे पर दृष्टि डाली। भोलापन स्पष्ट झलक रहा था, उसकी आभा मन को अच्छी लगी। उसने मुझे अपनी ओर देखकर सिर झुका लिया। बाद के दिनों में जाने मुझे क्या हुआ कि कृष्णा के बहाने प्रकाश के जहां जाने का मन होने लगा। इंटरवल के समय मैं उसके घर पहुंच जाती। एक दिन उसने कहा, मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, अंधविश्वास पे मेरी श्रद्धा नहीं है। तो मैंने उसके इस दर्शन पर सहमति प्रकट की, मेरा भी ऐसा ही विश्वास है। वह बोला, हमारा दृष्टिकोण संकुचित विचारों वाला नहीं होना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं बोली, आपकी इन बातों से तो मैं भी सहमत हूँ। ये सुनकर उसका चेहरा खिल गया और बोला,
चलो हमारे कुछ विचार तो आपस में मिलते हैं। वह अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, सच कहूं तो आपको देख लेता हूं तो मन को बड़ा चैन मिलता है। मैंने उसे झिड़का, और किस किस को देखकर चैन मिलता है? ये सुनकर वह बोला, आप तो नाराज होने लगी। मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। प्रकाश ने अपनापन दिखाने के लिए फिर भी मेरे से पूछा कि जल पिएंगी? मैं उठी और मैंने उसके घड़े में से गिलास में जल उड़ेला और गटगट करके सारा गिलास खाली कर दिया। ये देखकर वह बोला, हाय राम, आप तो कितनी प्यासी थी। आप हमें आदेश देती, हम पिला देते। जब सामने जल का घड़ा रखा हो तो आदमी को इतना प्यासा रहने की क्या जरूरत है? उसकी बात सुनकर मैंने अपने स्वभाव का वर्णन किया। मैं जहां जाती हूँ घर समझ कर जाती हूँ, इसलिए खुद ही पानी पी लिया। वह बोला, हमारा सौभाग्य है, हमारे घर को आपने अपना घर तो समझा। इसी खुशी में बिस्कुट लीजिए। मैं सोचने लगी लूं या नहीं। मुझे सोचते हुए देखकर वह बोला, मैंने इसे आपके सामने ही खोला है, इसमें नशे इत्यादि की कोई चीज नहीं मिलाई। मैं क्या कहूँ, मुझे बिस्कुट लेना पड़ा। उसने भी बिस्कुट ले लिया और बोला, है ना मजेदार? उसने मुझसे व्यवहारिकता में कहलवा दिया कि हाँ है। तो प्रकाश खुश होते हुए बोला कि चलो, आपको हमारी कोई चीज तो पसंद आई। देखना धीरे धीरे आपको हमारी सारी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। मैंने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह चाय छानने उठा। व्यवहारिकता में मुझे कहना आवश्यक लगा, आप बैठे हैं, आप जब मुझे अपने घर का मानने ही लगे हैं तो चाय मैं छान लेती हूँ। वह बोला, ऐसी बात है तो कौन मना करेगा। वह चाय छानना छोड़ झट से मेरे पास आकर सोफे पर मुझसे सटकर बैठ गया। ये देखकर मैं झट से उठी। मैंने कप में चाय छानी और उसे दे दी। उसने प्याली पहले माथे से लगाई और बोला, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। आपने तो हमारा चौका चूल्हा ही संभाल लिया है। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद वह फिर से बोला, देखो, हम कृष्णा दीदी के भाई हैं। इस वर्ष हम राखी पर घर ना जा पाए तो कलाई सुननी थी, इसलिए उनसे राखी बंधाई है। कलाई सुननी थी इसलिए उनसे राखी बंधाई है। वैसे ना भी बंधाते, पूरा व्यवहारिक है। ऐसे लोग जितने होते हैं वे धोखेबाज ही होते हैं। आज बहन है, हो सकता है कल बिस्तर सूना लगे तो कोई भी रिश्ता बना बैठे। ये सोचकर मैंने कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डाली और बोली, अरे समय हो गया। ये कहते हुए मैं उसके कमरे से बाहर निकल आई। कहने सुनने की बातें अलग थी, किंतु हम दिन प्रतिदिन नजदीक आते चले गए। मैं प्रकाश की बातों में खो सी जाती। हमारी बातों में समय कब पंख लगाकर उड़ जाता मुझे पता ही नहीं लगता। मैं घर लौटती तो प्रकाश की बातें और उसके विचार मेरे कानों में बारी बारी से गूंजते, और आश्चर्य ये था कि उसका भरा पूरा बदन, बड़ी बड़ी उत्सुक आंखें और विशाल भुजा दंड मुझे कतई याद न आते, जो कि उस संस्कृत वाले प्रोफेसर और उसके चिकित्सक की तुलना में ज्यादा आकर्षक थे। एक दिन वह मुझसे बोला, अब तो तुम मेरे घर में आकर रहने लगो। मैंने दोनों कान पकड़ते हुए बोला, ना बाबा ना, ऐसे कैसे। वह बोला, कृष्णा तो कह रही थी कि तुम विवाह ही नहीं करना चाहती। तुमने तो संस्कृत के आचार्य और डॉक्टर जैसे लड़के रिजेक्ट कर दिए, फिर हम किस खेत की मूली हैं। ये कहते हुए सहसा प्रकाश ने मुझे अपनी दोनों भुजाओं के धीरे घेरे में लेकर सीने से लगा लिया। मैंने उसके चंगुल से छूटना चाहा तो उसने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। वह बोला, अब चाहे जो भी हो, मैं आपको जिंदगी भर छोड़ने वाला नहीं हूं। ये सुनकर तो मैंने उससे बलपूर्वक अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, एक तरफा परिणय निवेदन को पुरुष नारी का भी पूर्ण समर्पण मान लेता है। स्त्री की स्वीकृति पाकर पुरुष अपनी जीत और स्त्री की हार समझता है। बेहतर इंसानियत की उम्मीद में ऐसा प्यार नहीं करना मुझे। मैं सोचती हूँ कि औरत को भी उतना ही हक है जितना पुरुष को। आज गहरी मानवता की उम्मीद में स्त्री जी रही है। उसे तलाश है ऐसे पुरुष की जो स्त्री की तरह ही उसे उसके समक्ष समर्पण करे। ये कहकर मैं उसके कमरे से चली गई। बाहर निकलते ही सोच में डूब गई, कैसी हूं मैं? मुझे हर किसी में अवगुण ही अवगुण नजर आते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे जैसी अनेक लड़कियां इसी तरह की ऊहापोह में जिंदगी भर अविवाहित ही रह जाती हैं और उन्हें कभी अपने मन का मीत नहीं मिल पाता। सहसा उसे लगा कि मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। वह मुस्कुराते हुए अपना फैसला अपने माता पिता को सुनाने जा रही थी।